नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 100% अकेडमी हरियाणा में। दोस्तों तो आज हम लेके आए फिर से एक ओपिनियोलॉजी टाइम्स। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और हम शुरू कर चुके हैं अपना ये शो। और ये जो शो है ये 100% अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आता है हमारे। ये मंडे टू फ्राइडे आता है सुबह 10 बजे। तो हमने टाइम चेंज कर दिया है। पहले तो हमने इसका 9 बजे रखा था, लेकिन अब किसी कारणवश हमने इसका टाइम जो है 10 बजे रखा है। तो इसमें हम आपको कराते हैं वोकैबलरी और जो एडिटोरियल्स आते हैं हमारे न्यूज़पेपर में उसकी एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो ओपिनियन जो टाइम है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम लेके चल रहे हैं दोस्तों वोकैबलरी। अब वोकैबलरी में हमारा जो पहला वर्ड आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है कॉस्टिक। कॉस्टिक जो टाइम है, कॉस्टिक यानी कि अराजक, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डरनेस की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूजन की क्रिएट हो जाती है। तो कन्फ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉस्टिक कंडीशन। ठीक है, अगला है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी करना या एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मोमेंट और एन एक्शन। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रीमाइज्ड। प्रीमाइज्ड है कि प्रस्तावना के रूप में कहना, यानी कि किसी अगर कोई आप आर्गूमेंट करें तो उसका कोई आधार होगा, या अगर आप कोई थ्योरी कह रहे हैं तो उसका कोई आधार होगा, तो उसको हम कहते हैं, उस आधार को हम कहते हैं प्रीमाइज्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है दोस्तों कम किया हुआ, यानी कि कम करना या फिर कम किया हुआ। इसका इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मेक और बिकम लेस। मेक और बिकम लेस, इसे कहते हैं मेक और बिकम लेस। अगला है दोस्तों डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है दोस्तों विवेचना, यानी कि विवेचना करना या लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, या तो विवेचना करना या फिर सलाह मशवरा करना, लंबी बातचीत करना, तो उसे कहेंगे हम डेलिब्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ये होता है इसका नाम एडिक्वेट का मतलब। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो हम सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषपूर्ण हमें जो रिजल्ट देगा उसे हम कहेंगे एडिक्वेट। ठीक है दोस्तों, अब होता है एगर। एगर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि उत्सुकता, यानी कि उत्सुक होना, किसी काम को करने के लिए उत्सुक होना या कुछ उत्सुकता से करना, या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसे हम एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं। वे वांटिंग टू डू और हैविंग समथिंग वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो अगला है डिसैमिनेट। डिसैमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलाना या उसका प्रचार प्रसार करना, तो ये हो गया हमारा डिसैमिनेट। ठीक है दोस्तों, अगला इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेड और डिस्पर्स समथिंग एसेंशियली इन्फॉर्मेशन वाइडली, यानी कि बड़ी मात्रा में बड़े एरिया में जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाना। अगला है दोस्तों डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है दोस्तों स्थगित करना, यानी कि पोस्टपोन करना, यानी कि पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना टू अ लेटर टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए स्थगित करना। अगला है दोस्तों सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान, यानी कि बड़ी सावधानी से किसी काम को करना। वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, यानी कि बहुत ही कम डरे डरे से रहना या फिर सावधानी से किसी काम को करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आर्टिकल हम लेके चल रहे हैं वो है मोन्यूमेंट हरी ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, मोन्यूमेंट हरी ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के द्वारा अब जो है लाया जा रहा है। अब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको रीडेवलप करने के लिए ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट लिया गया है दोस्तों वो लिया है कि देयर माइट बी ए केस टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हरी, यानी कि हो सकता है कि हम अब सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए प्रस्ताव पास कर दें, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि द गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव बाय इट्स प्लान टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गवर्नमेंट, ताकि वो अपने प्लान को सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। इसमें 3 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर लॉन्ग वे
फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर का लॉन्ग वे है जिसमें सेंट्रल विस्टा जो है डेवलप किया जाएगा। दैट इवन दिस पेंडेमिक, ये पेंडेमिक आएगा दोस्तों, दैट इवन दिस पेंडेमिक सिचुएशन इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यानी कि पेंडेमिक आने के बावजूद भी, ये जो हमारा कोरोना वायरस का चल रहा है, तो इसके आने के बावजूद भी, इस सिचुएशन के आने के बावजूद भी इसके जो बजट पे है वो, इसके बजट पे कोई अभी फ़र्क भी नहीं पड़ा है। तो ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके जितना भी जो बजट में अलॉट किया था वो कोविड-19 की बीमारी के लिए अलॉट कर दिया जाए, तो इस तरह का कुछ अभी आया नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनफैक्ट द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन, यानी कि अभी जो कोविड-19 का जो बैटल है वो अभी भी चल रहा है। और उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी दलीलों को इग्नोर करते हुए, जो भी रिक्वेस्ट की गई है दलीलों को इग्नोर करते हुए और बिना किसी डेलिब्रेशन के वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। द प्लान इज़ टू कंस्ट्रक्ट द पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय मार्च 2020। अभी जो प्लान है वो ये है कि भाई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो मार्च 2020 तक डेवलप कर देनी चाहिए, और जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो मार्च 24 तक रिडेवलप कर देना चाहिए। ये अभी प्लान है गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ जो नया रेजिडेंस है पीएम मोदी जी के लिए, MODI मोदी आएगा, MODI मोदी आएगा। पीएम मोदी जी के लिए जो न्यू रेजिडेंस है वो भी इसके साथ डेवलप किया जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी डेवलप किया जा रहा है, रेजिडेंट भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के पास है, विच इज़ रीप्रपोज एज अ म्यूज़ियम। अब उसको फिर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको म्यूज़ियम के तौर पर रीडेवलप कर दिया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी अ न्यू बिल्डिंग फॉर PMO। अब PMO के लिए नई बिल्डिंग और बनाई जा रही है इसी के अंदर। द मास्टर प्लान, अ मास्टर प्लान बाय अ प्राइवेट फर्म that has been contracted has proposed a triangular shaped structure next to the heritage building। जो हमारी मास्टर प्लान है, जो कि प्राइवेट फर्म को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस चीज़ का, उस फर्म ने ये बताया कि इसको बनाने का जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, और जो कि जो हेरिटेज बिल्डिंग हमें बनाई हुई है, जो अभी फ़िलहाल में बनी हुई है, उस बिल्डिंग के अगले ही उसमें ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, अभी तक टिल डेट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोजेक्टेड एनी एस्टिमेट कॉस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द CPWD फॉर एनवायरनमेंट क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन मार्च 12 इज़ एस्टिमेटेड 922 करोड़ रुपीज़ फॉर प्रोजेक्ट। यानी कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई जो कॉस्ट इसमें लगेगी वो अभी तक तो कोई प्रपोज की नहीं है, प्रोजेक्ट की गई नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो CPWD का डिपार्टमेंट है, जो जिससे जो भारत सरकार ने मार्च 12 को जो क्लियरेंस लिया था, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया था, उन्होंने ये बताया है कि जो कॉस्ट रहेगी वो 922 करोड़ रुपए तक की रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। द सेंटर हैज़ गिवन मैनी रीज़न फॉर रीडेवलपमेंट प्लान। अभी इसको रीडेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रीज़न दिए हैं। उसमें से कुछ है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी, यानी कि अभी जो सेफ्टी है इस स्ट्रक्चर की, जो पुरानी स्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी कम होती जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और दूसरा ये है कि ये भी बताया कि जो MP के लिए जो MP आते हैं राज्यसभा लोकसभा में, उनकी बैठने के लिए जो जगह है वो काफ़ी बढ़ाई जानी चाहिए, उसके लिए भी ये बताया गया, और ऑफिस स्पेस को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये रीज़न उन्होंने बताया है भारत सरकार ने। द डिसीजन इज़ टेकन इन अ हरी एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन। अभी जो डिसीजन लिया गया है ये जो रीडेवलप करने का, ये काफ़ी जल्दी ले लिया गया है और जल्दबाजी में ये लिया गया है, और इसमें किसी तरह की कोई कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा ली नहीं गई। तो इसलिए ये आर्टिकल में छपा है। और द यूटिलिटी फॉर दिस इज़ नॉट इजीली डिफेंडेबल। जो यूटिलिटी इसमें ली गई है वो डिफेंडेबल नहीं है, बट जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ईगर है इस काम को, बड़ी उत्सुक है इस काम को करने के लिए। द अपोजिशन एनवायरमेंटलिस्ट एंड आर्किटेक्ट एंड सिटीजन्स हैज़ राइज द क्वेश्चन ओवर इट। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अपोजिशन है, हमारे अपोजिशन में जो जितनी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन उठाया कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है अभी
इवन देन अप्रूवल हैज़ बीन पुश्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, और इसके बावजूद भी जो अप्रूवल है वो आगे बढ़ा दिया गया है, उसको पूरा कर दिया गया है, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान। विद द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अभी इसमें जो आगे जो अप्रूवल किया गया है उसमें ना तो कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी दिखती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो इस एक्सपर्ट मेंबर्स हैं जो इस सेंट्रल विस्टा कमेटी में थे, उन्होंने भी ये बताया कि ये अभी ज़रूरत नहीं है, और जो उन्होंने मीटिंग होनी थी उस मीटिंग में भी उन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है, हुई थी जो उसमें भी भाग नहीं लिया, और इस प्रोजेक्ट को जो है पास कर दिया गया विदाउट एनी डिस्कशन, बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। एज़ पर द मीटिंग, अभी जो मीटिंग हुई थी कमेटी की उसमें ये बताया गया कि अभी जो मीटिंग हुई थी दोस्तों उसमें ये बताया गया है कि जो अभी ये जो पास कर दिया गया है और बिना डिस्कशन के, एज़ पर द मीटिंग प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज बाय डीडीए वाज कंप्लीटेड बिफोर लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले ही डीडीए के द्वारा जो लैंड यूज़ की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी गई थी, ये मीटिंग से पता चला है। और इसमें कंक्लूजन अब क्या होगा वो देखते हैं। एक्टिविस्ट एंड आर्किटेक्ट्स हैव क्वेश्चन द लैक ऑफ स्टडीज़ टू असरटेन द नीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर के आर्किटेक्ट्स और एक्टिविस्ट ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया है सरकार को। ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा, पोल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हुई है, और इस ग्रैंड आइडिया को अभी सर्कमस्पेक्ट कर देना ही सही है, ठीक है, ये अभी एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने माना है। तो अगला है दूसरा जो हम लेके चल रहे हैं हमारा है मानसून बाउंटी ऑन IMD वेदर फोरकास्ट। IMD वेदर फोरकास्ट जो अभी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो वेदर फोरकास्ट दिया है उसके बारे में ये आर्टिकल छपा है दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है कि जो MD है वो उसको IMD शुड वर्क एट डिसएमिनेटिंग मोर प्रिसाइज लोकलाइज वेदर फोरकास्ट। मोर प्रिसाइज वेदर फोरकास्ट करने के लिए, लोकलाइज वेदर फोरकास्ट करने के लिए अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि मानसून फाइनली केम ऑन शोर ऑफ द केरला के जो शोर हैं उस पर अभी मानसून आ चुका है, और जो जून 1 की जो डेट दे रखी है टेक्स्ट बुक्स में उसको ये छू चुका है। और IMD प्रिडिक्टेड दैट देयर इज़ ए 4-day डिले, लेकिन IMD ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो मानसून है वो 4 दिन की देरी से आएगा। एंड दिस इज़ प्रीमाइज्ड ऑन अ रिलेटिवली माइल्ड समर्स। जो अभी ये जो दी गई है प्रिडिक्शन, ये किस आधार पर दी गई है, ये जो अभी हमारी गर्मियों का सीज़न चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सीज़न रहा नहीं, तो इस वजह से ये ज़्यादा तेज़ गर्मी इस साल नहीं पड़ी है। तो इस आधार पर जो है IMD ने प्रिडिक्ट किया है कि भाई 4 दिन के लिए डिले रहेगा। इन अर्ली में इन नॉर्थ इंडिया एंड सेवरल स्पेल्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि अभी आपने देखा होगा कुछ अम्फान आया था और काफ़ी ज़्यादा मेडिटेरेनियन सी से जो डिस्टर्बेंस हो रही थी उसकी वजह से जो बारिशें हुई, अभी ओलावृष्टि हुई थी काफ़ी दिनों में, तो उसको लेकर के ये बताया गया है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो हुआ था, तो इससे ये कहा गया कि जो मानसून है वो अर्ली काफ़ी जल्दी आएगा। अ प्राइवेट फर्म ऑफ मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट द अर्ली मानसून अराइवल ऑन May 28। जो प्राइवेट फर्म थी उन्होंने भी ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्राइवेट फर्म थी उन्होंने भी ये फोरकास्ट किया है कि जो मानसून है वो जल्दी आएगा 28 मई को, ये बताया गया था। बिकॉज इट सजेस्ट द डिमिनिश्ड इम्पैक्ट ऑफ इम्फान, बट लास्ट इम्फान का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम पड़ेगा इस मानसून पर। बट लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते जो IMD अपडेटेड देयर फोरकास्ट, अपने जो IMD है उसने अपना जो फोरकास्ट है उसको अपडेट किया है और ये बताया कि जो मानसून आने की जो कंडीशन है वो बिल्कुल फेवरेबल है और 1 जून 1 को आने के लिए। और दो IMD क्लैरिफाई द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयर्ड ऑनसेट, यानी कि जो क्राइटेरिया क्लैरिफाई किया गया है वो ऑनसेट के लिए वो भी ठीक है। उसमें से ये बताया गया कि जो 14 मेट्रोलॉजिकल स्पॉट्स हैं केरला और कर्नाटका में, उसमें से 8 पर 2.5 तक रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होगी 2 दिन के लिए। और जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो वेस्टर्लीज विंड है उनकी स्पीड रहेगी एट ए सर्टेन हाइट एंड सर्टेन लेवल ऑफ रेडिएशन रहेगा। हैवी रेन ओवर केरला इज़ नॉट अलोन फॉर ऑनसेट। अभी जो केरला में हैवी रेनफॉल होगा वो सिर्फ केरला में नहीं होगा, और भी राज्यों में
देखा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इट इज़ द ओनली एजेंसी, यही एक ऐसे एजेंसी है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए, रेडिएशन को मेजर करने के लिए हायर एलिवेशन पे, अलोंग विद द मल्टीपल स्टेशन इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनसे उनको साथ ये रेडिएशन को मेजर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं। इट हैज़ मोनोपोली ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट, यानी कि मोनोपोली, इनके पास मोनोपोली है ऑनसेट को डिक्लेयर करने के लिए। वाइल इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ ऑल्सो फेसेस द कंपटीशन विद इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज़ और इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ इनका कंपटीशन चलता रहता है। भले ही ये कितना ही साइंटिफिक हो, कितना ही प्रिसाइज हो, फिर भी कंपटीशन तो रहता ही है। बट इन क्रॉप एश्योरेंस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्ट AMD हैज़ नो मोनोपोली। AMD पास कोई मोनोपोली नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में, क्योंकि और भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो इसको हैंडल करती हैं। तो इसमें कंक्लूजन ये है कि इट इज़ देयरफॉर टाइम दैट अलोंग विद द इम्प्रूव्ड साइंस एंड फोरकास्टिंग द AMD शुड वर्क एट डिसैमिनेट मोर प्रिसाइज लोकलाइज वेदर फोरकास्ट। अभी वेदर फोरकास्ट के लिए और भी ज़्यादा लोकलाइज वेदर फोरकास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा। वाइल इट इज़ पब्लिक इंटरफेस एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज़ इम्प्रूविंग पर्टिकुलरली इन साइक्लोन फोरकास्ट। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है वो ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है साइक्लोन फोरकास्ट के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी काफ़ी ज़्यादा और कम्युनिकेशन करना होगा अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए, ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन में आए। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।